वही चैनल पे कहा था, सोशल मीडिया पर भी कहा था कि बिहार में जो राजनीतिक धमाका हुआ है उसकी अनुगूंज राष्ट्रीय पैमाने पर सुनाई देगी। तो वही हो रहा है। जिस ढंग से सत्तारूढ़ खेमे में, केंद्रीय स्तर पे सत्तारूढ़ खेमे में और सत्तारूढ़ खेमे की गोद में बैठे हुए मीडिया में जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, उससे तो साफ लग रहा है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे विपक्ष जो है निराश, हताश, मनोबल टूटा हुआ, इस तरह से पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था, अब अचानक उसमें एक ऊर्जा और एकजुटता का संचार होते हुए दिखाई दे रहा है। अब 2024 में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो कोई भविष्यवक्ता या नजूमी ही बता पाएगा। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसके तौर पे अगर हम कुछ कहना चाहेंगे तो हम ये कहना चाहेंगे कि साहब, कांग्रेस एक तो जो मरी पड़ी हुई थी, हार दर हार उसके लोग निराश हो रहे थे, तो जो संसद से लेकर सड़क पर कांग्रेस में एक नई ऊर्जा हुई और जो काला जादू जिसको प्रधानमंत्री हमारे से कह रहे हैं, पता नहीं किस कारण कह रहे हैं, वही जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे, लेकिन काले कपड़े में जिस तरह से जाकर के विरोध प्रदर्शन किया, हमको याद है कि हम लोग छात्र युवा अवस्था में सरकार के खिलाफ जब भी कुछ बात होती थी तो काले कपड़े में प्रदर्शन करते थे। एक बार तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब श्रीमती गांधी आई थी गवाही देने के लिए, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने काले कुर्ते पहने थे, उसके ऊपर सफेद कुर्ते पहने थे, और जब वो निकलने को हुई तो हम लोगों ने उस समय उनके खिलाफ प्रदर्शन किए थे, काले कपड़े, सफेद वाला उतार करके काले कपड़े में। गिरफ्तारी हुई थी, थाने में रहे, जेल में रहे, वो सब तो एक अलग किस्सा है। तो लेकिन कांग्रेस ने कम से कम विरोध की राजनीति को अंगीकार किया है। अभी तक हम लोग जो कहते थे कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस एक सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता की पार्टी है, सत्ता करना जानती है, शासन करना जानती है, विपक्ष की भूमिका वो ढंग से नहीं निभा पाती है। लेकिन खास तौर से जब से जयराम रमेश इनके मीडिया विभाग के प्रभारी बन करके आए हैं, तो और सुप्रिया श्रीनेत जो है सोशल मीडिया के इंचार्ज बनी है, तो उस समय वही प्रवक्ता, वही लोग एक नई ऊर्जा के साथ, नए आक्रामक तेवर के साथ सोशल मीडिया से लेकर के मेन लाइन मीडिया में भी मुखर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ संसद में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में इस बार नजर आई कांग्रेस, और काफी आक्रामक भूमिका में नजर आई, और उसके साथ फिर पूरा विपक्ष भी खड़े हुए नजर आया। तो एक तो ये घटनाएं हो रही थी, दूसरी तरफ बिहार में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, देखिए हम लोग पहले से हम तो कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहे जिस राजनीतिक मजबूरी के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार साझा कर रहे थे, एक अलग बात हो सकती है, लेकिन वो एक बेमेल गठबंधन है। उनके विचारों का, उनकी राजनीति का भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति से कोई मेल नहीं था। अब जो साझा सरकार बनाया तो यह भी जान लीजिए कि ये नीतीश कुमार ने उसी समय तय किया था कि साहब जो भाजपा के विवादित मुद्दे हैं, वो विवादित मुद्दे बिहार से परे रखे जाएंगे। अब बाकी जहां जो करना हो करिए, लेकिन बिहार में उसके बारे में चर्चा नहीं करें। लेकिन अब जिस ढंग से इन लोगों ने, मतलब राजनीति में होता है ना बिग ब्रदर एटीट्यूड के रूप में, साहब एक कसक उठते रहती थी कि हमारे पास तो 75, 79, 78 एमएलए हैं और हम जो है 45 विधायकों की पार्टी के मुख्यमंत्री को समर्थन दे रहे हैं, उसकी सरकार को ढो रहे हैं और एक तरह से एहसान कर रहे हैं। राजनीति में एहसान जैसा कोई शब्द नहीं होता है, पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्सन्स होती है, उसके तहत आपने अगर समर्थन दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कॉमन सिविल कोड लागू करना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू बनाना है, तो साहब ये एनएससी को लागू करना है, बहुत जल्दी अब बिहार में भी शुरू हो जाएगा। और छुटभइये नेता जो है बीजेपी के, मतलब छुटभइये का मतलब कि राज्य सरकार के मंत्री से लेकर विधायक और कई बार सांसद और केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री भी इस तरह के बयानबाजी करते रहते थे। तो साफ लग रहा था कि बहुत लंबा ये मामला चलने वाला नहीं है। दूसरा यह है कि देखिए नीतीश कुमार की राजनीति में आप उनके ऊपर अवसरवादी होने का आरोप लगा सकते हैं, एक हद तक लग सकता है।
हालांकि उसके अंदर की बातों में अगर जाइएगा डिटेल्स में तो वो आरोप भी बहुत ज्यादा ठहरेगा नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि आप उनको अवसरवादी कर सकते हैं, लेकिन कभी सांप्रदायिकता से या परिवारवाद से कभी उनका अपना रहा नहीं। उनकी राजनीति में कभी ये दोनों चीजें नहीं रही। परिवार उनका है नहीं, बेटा है, बेटा राजनीति से बहुत ही दूर रहता है। करप्शन का कोई व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। अब आप देखिए कि मीडिया की बौखलाहट और बीजेपी वालों की बौखलाहट क्या है। एक जो उनके सबसे करीबी माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इसीलिए हाशिए पर डाल दिए गए, राज्यसभा में ला करके उनको पटक दिया गया, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे। अब वो दावा कर रहे हैं बढ़ चढ़ करके कि साहब नीतीश कुमार तो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए, इसलिए वो नाराज हो गए, इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो हास्यास्पद सी बात है, कभी ऐसी कोई बात थी नहीं, हम लोगों की भी जानकारी में ऐसा कभी कुछ बात ही नहीं थी। और उपराष्ट्रपति बनना क्या है भाई, जब जगदीप धनखड़ जैसे लोग बन सकते हैं उपराष्ट्रपति, तो नीतीश कुमार जैसे जो केंद्र सरकार में कई कई बार मंत्री रहे और बिहार में 7 बार से मुख्यमंत्री थे, 8वीं बार बने, उनके लिए उपराष्ट्रपति का मतलब क्या है। लेकिन ठीक है, वचनम किम दरिद्रताम, जो आपके बोलिए जवानी जमा खर्च है, कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए कि जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, 2 दिनों से बिहार में उसको कुपोषण नजर आ रहा है, उसको हत्याएं नजर आ रही हैं, उसको बलात्कार की घटनाएं नजर आ रही हैं, उसको अशिक्षा नजर आ रही है, उसको पिछड़ापन बिहार का दिखाई दे रहा है, उसको सारे जो आंकड़े दिखाई दे जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि नीतीश कुमार के पाला बदलते ही ये सारे आंकड़े अचानक प्रस्फुटित हो गए। इसके पहले बिहार में बहुत ही हरियाली थी, बहुत ही विकास के पायदान दिखाई दे रहे थे, बेरोजगारी नहीं थी। और आपने एकदम सही कहा राजीव जी कि हमारे मीडिया को ये बात तो नजर आती है कि साहब वो 17 लाख लोगों को या 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, वो कभी इनके दिमाग में आता ही नहीं है। एक बार भी बिहार का मीडिया या केंद्र का मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया एक बार भी सवाल नहीं पूछता है भाजपा के प्रवक्ताओं से कि हुजूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा की सभा में, जनसभा में मखौल उड़ाते हुए कहा था कि हमसे पैकेज मांगा जाता है, विशेष पैकेज मांगा जाता है, कितना दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, 75,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं, लो 1,75,000 करोड़ दे रहा हूं। जैसे लग रहा था कि उनकी जेब में 1.5 लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं और निकाल करके वो दे दें। आज तक उसमें से 1 नया पैसा राजीव जी नहीं मिला। ये पूरे भारत की मीडिया भी जानती है, राजनेता भी जानते हैं कि जब एकजुट बिहार था, जब झारखंड का इलाका जो दक्षिण बिहार होता था वो भी बिहार में था, तो सारे कल कारखाने, सारी माइंस जो है वो सब साउथ बिहार में थी और बंटवारे के समय वो झारखंड में चली गई। और कब से वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग या लालू प्रसाद उनकी पार्टी के लोग मांग करते रहे हैं कि साहब बंटवारे के बाद तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ गरीबी, फटेहाली, बेकारी और कभी बाढ़ और कभी सुखाड़, यही बचा, इसके अलावा तो कोई बचा नहीं है। तो आप उसका हमको एक आर्थिक पैकेज या विशेष पैकेज हमको आपको देना चाहिए। तो वो मखौल उड़ाते हुए जो कहा प्रधानमंत्री ने, और जैसे लगा कि बस जेब से निकाल कर दे देंगे, एक बार भी कभी मीडिया पे चर्चा नहीं हुई कि साहब प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, जो कि उस समय वो भाजपा के सिर्फ चुनाव प्रचारक नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने बिहार में जाके कहा था कि हम 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। वो पैकेज गया कहां, इसके बारे में कभी मीडिया ने नहीं पूछा होगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन एक खलबली जो से मची हुई है, उस आपने अभी बता रहे थे ना कि किसी एक टीवी चैनल पे वो ओपिनियन पोल भी आ गया, 2 साल पहले ही ओपिनियन पोल आ गया कि साहब 2024 में कौन नेता कितने लोकप्रिय है। अरे भाई आज चुनाव कराओ ना, कहो कि हाँ आज अगर चुनाव होता है तो क्या होगा, अब उसके बारे में पता करो। लेकिन आज आप करेंगे 2024 के लिए ओपिनियन पोल कराएंगे, इससे मजाक क्या हो सकता है ज्यादा। और आप देख ही रहे हैं, मतलब मीडिया के लोग जब जा रहे हैं बिहार में तो उनका किस तरह से स्वागत वहां की जनता कर रही है, इससे थोड़ा बहुत रूबरू तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं। राजनीति में हर कोई यही कहता है, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही कि हम विपक्ष को एकजुट और सक्रिय करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएं। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर वो जरूर सक्रिय होंगे। और जिस ढंग से तेजस्वी को छूट मिल रही है, उससे ऐसा भी लगता है, हमको तो ऐसा आभास लगता है
कि 1-1.5 साल के बाद नीतीश कुमार खुद ही राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे और पूरे देश भर में विपक्ष के लोगों की एक धुरी बनने की कोशिश करेंगे और सारे लोग एकजुट होकर के कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए बना है, यूपीए को और मजबूत करने में एक ताकत लगाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार पे कोई आरोप हल्ला बोल कुछ उस ढंग का भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके मीडिया के लोग कर पाएंगे। अभी बीच बीच में हो रहा है कि साहब ईडी पहुंचने वाला है, सीबीआई पहुंचने वाला है, वो सृजन घोटाले की बात है। तो सृजन घोटाले में तो सबसे बड़े जो जिसका नाम आया था वो लोग थे तो भाजपा के नेता हैं, सुशील मोदी जी हैं, गिरिराज जी हैं, शाहनवाज जी हैं, निशिकांत जी हैं, ये सारे लोग तो उसी में हैं। तो पहले इनके ऊपर निपट लेंगे तब न फिर कहीं आगे बढ़ेंगे। और अगर दूसरा यह है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा कुछ ठोस सबूत इनके पास होता तो राजीव जी ये बहसने वाले नहीं लोग थे। ये जिस दिन ये खबर आने लग गई थी कि हाँ सरकार पलटने जा रही है, उसी दिन उनका फोन पहुंच जाता, उसी दिन ईडी उनके घर पहुंच जाता। इसलिए ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात है कि डरने वाले नहीं है। देखिए पुराने सोशलिस्ट लोग हैं, जैसे तेजस्वी बार बार कहता है तो उसमें लालू यादव का खून जो है दिखाई देता है कि समाजवादी कभी लड़ने भिड़ने से डरते नहीं है, जेल जाने से डरते नहीं है। आप जेल भेजो, आप जो है जेल से लड़ रहा है ना, जेल में रहते हुए जेल से निकल करके भी लड़ रहा है, उसने सरेंडर नहीं किया, कभी सांप्रदायिकता के साथ आगे उसने समर्पण नहीं किया। तो उसी का बेटा बोल रहा है, तो उसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में इसका एक सकारात्मक पक्ष उभर के आएगा और भाजपा निश्चित रूप से कमजोर महसूस करेगी जिस ढंग से उसका चल रहा था। और मुझे लगता है कि जो एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ये ईडी हो, इनके ऊपर भी एक दबदबा बनेगा कि लगता है भैया जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हो जाए तो फिर हमारी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए उन पर भी एक अलग ढंग का एक मानसिक दबाव तो बनेगा। जी राजीव जी, अगले जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने सबको समेटने की कोशिश की।